नमस्कार मित्रों, मैं राजन तिवारी द पाटलिपुत्रा डायलॉग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 3 विधानसभा के ऊपर में चर्चा करेंगे जो झारखंड के विधानसभा हैं। वहां अभी अभी वोट पड़ी है 13 तारीख को, और हम लोग देखेंगे कि संभावित किस उम्मीदवार को एज मिलता हुआ दिख रहा है, बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। जो पहला विधानसभा है वो है डाल्टनगंज, दूसरा विधानसभा है वो है पांकी, और तीसरा विधानसभा है वो है बिश्रामपुर। सबसे पहले ये जानने के लिए कि कौन कौन से उम्मीदवार इस बार हो सकते हैं बढ़त तीनों विधानसभा में बढ़त लेते हुए, सबसे पहले हम नज़र डालेंगे पिछले विधानसभा चुनाव पर। पिछले विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो उससे एक पैटर्न समझ में आता है कि इस बार विधानसभा चुनाव का रुझान किस तरफ जा सकता है। सबसे पहले हम डाल्टनगंज विधानसभा लेंगे। 2019 में क्या हुआ था यहाँ पर? बीजेपी के आलोक चौरसिया और कांग्रेस से केन त्रिपाठी, जेवीएम से राहुल अग्रवाल, ये तीनों के बीच में त्रिकोणीय मैच था, त्रिकोणीय चुनाव था। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो राहुल अग्रवाल को ज़्यादा वोट नहीं मिला था, लगभग 12,000 के आसपास में वोट मिला था। आलोक चौरसिया 1,03,698 वोट, यानी कि अगर परसेंट में देखेंगे तो 47.57%, यानी कि लगभग 48% वोट इन्होंने पाया था। केन त्रिपाठी ने 37% वोट पाया था और लगभग 82,181, यानी लगभग 21,000 वोट से पीछे रह गए थे। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है। इस बार के चुनाव में त्रिकोणीय चुनाव होने की संभावना है। पूर्व जो स्पीकर रहे झारखंड विधानसभा के पहले स्पीकर इंदर सिंह नामधारी के पुत्र दिलीप सिंह नामधारी इस बार चुनाव मैदान में हैं और निर्दलीय हैं और बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। आलोक चौरसिया बीजेपी के उम्मीदवार, पलामू में किसी भी जगह पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को नहीं बदला, ये भी बात है। केन त्रिपाठी ये जो हैं केन त्रिपाठी ये कांग्रेस से। इस बार क्या हो सकता है ये इस त्रिकोणीय चुनाव में? इस त्रिकोणीय चुनाव को समझने के लिए हम लोगों को 2014 का भी थोड़ा सा चुनाव का आकलन देखना होगा। उस समय आलोक चौरसिया 59,000 वोट पाकर जीते थे और केन त्रिपाठी 54,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पे रहे थे, या बोल सकते हैं 55,000 के करीब उनका वोट था। मनोज सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने 42,000 वोट पाया था और दिलीप सिंह नामधारी ने 18,892 वोट पाया था। इस हिसाब से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर दिलीप सिंह नामधारी पहले लगभग 20,000 वोट पा चुके हैं। इस बार चूँकि पहले से 6 महीने पहले से ये क्लियर था कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ सकते हैं, तो उन्होंने ज़्यादा फील्डिंग सजाई होगी, जाहिर सी बात है। इंदर सिंह नामधारी का अपना एक फेस है, पुराने नेता हैं, पुराने भाजपा के भी नेता रह चुके और एक बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं, ईमानदार छवि के नेता के तौर पे जाने जाते हैं। तो उन्होंने भी अपनी फील्डिंग लगाई होगी और पुराने जो भी उनके साथी हैं, जो उनके मददगार हैं, उन्होंने भी कुछ तो उनका साथ निभाया होगा और कुछ मुस्लिम का भी वोट उनके पक्ष में आ सकता है, जैसा कि संभावना है वहाँ पर। तो इस हिसाब से अगर देखें तो दिलीप सिंह नामधारी लगभग 30,000 वोट या फिर 30 से 35,000 के बीच में वोट पा सकते हैं, यानी कि देखा जाए तो 12 से 14,000 वोटों की इनकी लीड होने वाली है पिछले जो इन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था उससे। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना जरूरी है कि पिछले चुनाव में 62.86% वोट पड़ा था और इस बार 64.82, यानी कि लगभग 6 से 7,000 वोट, 7,000 वोट के आसपास में ज़्यादा पड़ा है। तो ये 7,000 वोट का गैप और ये दिलीप सिंह नामधारी का 10-12,000 या 14,000 तक ज़्यादा वोट, तो ये गैप हो गया 14 और 6 20,000 के आसपास में। अब आते हैं 20,000 गैप का, इधर देखते हैं कि दिलीप सिंह नामधारी जो हैं वो किनका किनका वोट काटेंगे। तो शहरी क्षेत्र का कुछ वोट तो दिलीप सिंह नामधारी काटेंगे, कुछ ग्रामीण क्षेत्र का भी दिलीप सिंह नामधारी वोट काटेंगे और कुछ मुस्लिम्स का भी वोट काटेंगे। तो कुल मिलाकर कहीं पे वो आलोक चौरसिया को डैमेज करेंगे, कहीं पे वो केन त्रिपाठी को डैमेज करेंगे। इस हिसाब से इस त्रिकोणीय जो चुनाव बन रहा है,
इसमें एक और बात जो है डिस्कस किया जाना ज़रूरी है कि जो ईबीसी का जो वोट होता है, आमतौर पे जो नॉर्थ इंडिया में बड़े जो राज्य हैं, पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो और बंगाल को छोड़ दिया जाए तो और भी जो राज्य हैं वहाँ पर ईबीसी का जो वोट है जो लगभग सभी जगह पर लगभग 30% के आसपास में पड़ता है। ईबीसी मतलब ओबीसी की जो ओबीसी के अंदर में ही एक जो वो जाति, जो छोटी छोटी जातियां हैं बहुत सारी जो ईबीसी में आते हैं, अति पिछड़ी में, इनके वोट का बड़ा प्रतिशत बीजेपी को यहाँ पर मिलता रहा है हिंदी बेल्ट में। यही जो है वोट का जो है पढ़ना, ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है पूरे चुनाव में। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे डाल्टनगंज में भी तो लगभग 30% वोट तो या 25% वोट तो ईबीसी का ज़रूर होगा या है। तो इस हिसाब से आप 70 से 75 हज़ार वोट मान लीजिए, और अगर 75 हज़ार वोट में अगर 60% वोट भी पड़ता है, जैसा कि दिख रहा है 64% वोट इस बार पड़ा है, तो यानी कि 40-42 हज़ार वोट मानकर चलिए उनका आया होगा, और उसमें से 25 से 30 हज़ार वोट बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। मतलब आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिएगा तो उनका वोट जाता है, छोटी छोटी जातियां हैं, कई जातियां जिनका वोट बीजेपी के तरफ में जाता है। इस हिसाब से अगर डिफरेंस देखिएगा तो मात्र 4-5 हज़ार या 6 हज़ार तक का गैप जो है वो आलोक चौरसिया और केंद्र त्रिपाठी में रहेगा। लेकिन यहाँ पर लीड कौन करेगा? यहाँ पर लीड आलोक चौरसिया ही करेंगे, क्योंकि जो शहरी वोट है उसका कटना जो केंद्र त्रिपाठी के भी पक्ष में हो सकता था, क्योंकि यहाँ के जो मतदाता हैं बहुत समझदार हैं, बौद्धिक वर्ग है डाल्टनगंज में, पढ़े लिखे लोग हैं। तो उस हिसाब से अगर देखिएगा तो आलोक चौरसिया 5-6 हज़ार वोट से यहाँ पर लीड लेते हुए दिख सकते हैं। तो ये है पूरा यहाँ का विश्लेषण। अब चलते हैं हम लोग पांकी विधानसभा। पांकी विधानसभा पहले विदेश सिंह ने यहाँ पर लगभग 3 बार चुनाव जीता। 2019 का हम लोग चुनाव का डेटा देखते हैं तो शशि भूषण मेहता बीजेपी से, इन्होंने 93,184 यानी कि 52.38% वोट पाया। बहुत ज़्यादा वोट होता है ये अगर एक तरीके से देखा जाए तो। 45% से अगर आप ज़्यादा वोट पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा एक मिसाल है कैंडिडेट के लिए भी कि उसने मतलब बहुत फील्डिंग किया, बहुत मेहनत किया, बहुत पैसे बहाए, बहुत मतलब पूरा तंत्र जो है अगर बहुत अच्छे से काम करे तो 45% से ऊपर वोट किसी को आता है। तो यहाँ पर 52% वोट देवेंद्र सिंह बिट्टू सिंह जिनको बोलते हैं, कांग्रेस से थे पिछले बार, इनको 55,000, और मुमताज़ खान मुस्लिम उम्मीदवार निर्दलीय 9,419 वोट। अब इसमें ये देखना है कि पिछली बार की पोल और इस बार की पोल में कितना अंतर है। तो पिछली बार 66.64% वोट मिला था, यानी कि लगभग 67%, और इस बार 65%, यानी कि 2% की 1.5% की लगभग गिरावट है। 1.5% का गिरावट का मतलब हुआ कि लगभग 5-5.5 हज़ार वोट कम हुआ है पहले की तुलना में। इस बार अगर 2024 में देखा जाए तो शशि भूषण मेहता बीजेपी से, लाल सूरज कांग्रेस से, देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह और विनोद सिन्हा कोड़ा के, जो मधु कोड़ा के करीबी हैं, वो भी मैदान में हैं, देवेंद्र सिंह निर्दलीय। यहाँ पर भी त्रिकोणीय मैच तो है, लेकिन जो गैप है आप देखिए, सीधे 55,994 और 94,000 सीधे, तो ये लगभग 40,000 का गैप। और उसमें ऊपर से लाल सूरज किसका वोट काटेंगे? तो लाल सूरज तो दोनों का वोट काटेंगे, ओबीसी का भी वोट काटेंगे, मुसलमान का भी। मान लीजिए कि मुसलमान का जो मुमताज़ खान को 9-10 हज़ार वोट मिला था, इसमें से कुछ और बढ़ा लीजिए, 12-14 हज़ार 15 हज़ार वोट मान लीजिए लाल सूरज पाते हैं, तो मामला तो वहीं का वहीं है। देवेंद्र सिंह को जो वोट मिलेगा वो दोनों का कटेगा, यानी कि शशि भूषण मेहता का भी कटेगा और लाल सूरज का भी कटेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो शशि भूषण मेहता का जो वोटर्स हैं उनको शायद ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं देवेंद्र सिंह बिट्टू सिंह। इसका 2-3 रीज़न है। एक तो फॉरवर्ड कास्ट का वोट कुछ बिट्टू सिंह को मिल सकता है, अपर कास्ट का वोट, और कुछ जो है जो पुराने टाइम से इनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं
उनके भी वोट इनको मिलते रहे हैं। तो पिछला बार अगर देखा जाए तो जहां बिट्टू सिंह 55,000 पर खड़े थे, तो इस बार जो स्थिति है वो बिट्टू सिंह के फेवर में नहीं जाएगी, बहुत ही कम वोट ये पाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूरा अगर ओवरऑल चुनाव देखा जाए तो जिस तरीके से शशि भूषण मेहता ने पुराने टाइम में 2014 में इंडिपेंडेंट लड़ते हुए 40,000 वोट पाया था, यानी कि लगभग 25% मत 2014 में शशि भूषण मेहता ने इंडिपेंडेंट लड़ते हुए पाया था। तो इस हिसाब से शशि भूषण मेहता यहाँ पर बहुत ही आगे दिख रहे हैं कुल मिलाकर। तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो काफ़ी आगे रहेगी, मतलब यहाँ पे काफ़ी गैप है, बहुत करीबी मामला नहीं देखता हुआ बन रहा है। अब हम लोग चलते हैं बिश्रामपुर विधानसभा की तरफ। बिश्रामपुर विधानसभा की जो लड़ाई है वो सबसे क्लोज फाइट में पूरी पलामू सीट की रही है। अगर पिछले बार का चुनाव देखें 2019 में बीजेपी से रामचंद्र चंद्रवंशी, बीएसपी से राजेश मेहता उर्फ राजन मेहता, निर्दलीय नरेश सिंह, पहले चंद्रशेखर दुबे भी चुनाव लड़े, अंजू सिंह झारखंड विकास मोर्चा, खैर अब तो झारखंड विकास मोर्चा का विलय हो गया, अब अंजू सिंह समाजवादी पार्टी से इस बार आई है, AIMIM से असरफी राम, ब्रह्मदेव प्रसाद ओबीसी मोर्चा है इनका एक अलग से। तो इतने सारे उम्मीदवार, मैंने इतने सारे उम्मीदवार का नाम इसीलिए लिया कि सबको मत मिलते रहे हैं, किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 10,000, किसी को 30,000, ऐसे मत मिलते रहे। जो सबसे हाईएस्ट वोट मिला बीजेपी के कैंडिडेट को वो था 21.59%, यानी कि 40,635 वोट। इसमें आप देखिएगा तो ओबीसी का वोट यहाँ गजब का बट रहा है। तो कुछ तो ब्रह्मदेव प्रसाद ले जाएंगे, जो इस बार एक्सीडेंट हुआ और फिर से उन्होंने एक्सीडेंट के बाद आकर पर्ची भरा, तो 10-12 हज़ार वोट तो मान लीजिए, पिछले बार इन्होंने 8,000 वोट काटा था। अब है अंजू सिंह, ये भी पिछले बार इन्होंने 24,851 वोट पाया था, समाजवादी पार्टी से हैं तो ये भी वोट पाएंगे। राजेश मेहता उर्फ राजन मेहता बीएसपी से है, बीएसपी का पिछला बार 17% मत रहा था। कुल मिला के इनको भी लगभग उतना के आसपास में वोट जरूर पड़ेगा। इस बार जो फैक्टर, सबसे बड़े फैक्टर साबित होंगे वो होंगे विकास दुबे, यानी कि झारखंड विकास पार्टी के नेता, इनकी पत्नी जागृति दुबे यहाँ से खड़ी है। और जो ब्राह्मण वोट है वहाँ का, वो जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो एक तरह से बोल सकते हैं कि गया होगा पिछली बार रामचंद्र चंद्रवंशी को, या फिर 50-50 गया होगा, कुछ चंद्रशेखर दुबे को भी गया होगा, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको भी 27,000 वोट मिला था। तो वो ब्राह्मण वोट जो है बटेगा और इनके तरफ ज़्यादा आएगा। और इनका विकास दुबे का कुछ अपना भी है नेटवर्क, लोगों से मिलना जुलना और उठना बैठना, और इन्होंने भी पिछले 7-8 महीने से अपनी फील्डिंग लगा रखी थी। तो उसके आधार पर भी देखा जाए तो कुछ युवा का और कुछ इनका अपना, कुछ ब्राह्मण का वोट मिला के इनको भी ठीक ठाक वोट मिल जाएगा। लेकिन ये जो वोट काटेंगे वो चंद्रवंशी जी का ही वोट काटेंगे कुल मिला के। फिर नरेश सिंह हैं आरजेडी से, और यहाँ पर महागठबंधन होने के बावजूद आरजेडी और कांग्रेस दोनों लड़ रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सुधीर चंद्रवंशी और आरजेडी के उम्मीदवार हैं नरेश सिंह। नरेश सिंह ने पिछले बार निर्दलीय लड़ते हुए 27,820, यानी कि लगभग 15% मत पाया था। तो ये नरेश सिंह जो हैं यदि 15% मत पाते हैं और राजेश मेहता जो हैं वो 17% मत पाते हैं, तो नरेश सिंह को अगर ओबीसी का साथ मिल गया, ओबीसी का अगर नरेश सिंह को साथ मिलता है तो नरेश सिंह इस चुनाव को निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ओबीसी में भी कई लोग हैं। ब्रह्मदेव प्रसाद खड़े हैं, फिर सुधीर चंद्रवंशी खड़े हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही, रामचंद्र चंद्रवंशी एक अलग है ही, राजेश मेहता भी हैं ओबीसी बिरादरी से ही, और आज़ाद समाज पार्टी से मोहम्मद सिराज खान ने भी पर्चा भरा है। यहाँ पर दिलचस्प एक और आंकड़ा है कि 2019 में लगभग 60.78% मत पड़ा था, लेकिन 2024 में ये बढ़कर 62.63%, यानी कि लगभग 2%, यानी कि लगभग 7,000 के आसपास में इस बार ज़्यादा मत पड़ा है।
तो ज़्यादा मत पड़ने का मतलब होता है आमतौर पे जो देखा जाता है, हालांकि ये 100% नहीं है सत्य, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो ज़्यादा मत पड़ रहा है, यानी कि जो पहले से कैंडिडेट है उसके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि रामचंद्र चंद्रवंशी के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है यहाँ पर। तो पिछले बार जो गैप था वो मात्र 8,000 का था, और इस बार जो स्थिति है वो जस्ट पिछले बार के जैसी ही है कमोवेश। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें तो बीएसपी, बीजेपी और आरजेडी के बीच में ही अंततः फाइट होगा, लेकिन फैक्टर बनेंगे अंजू सिंह, फैक्टर बनेंगे ब्रह्मदेव प्रसाद, फैक्टर बनेंगे विकास दुबे, और बहुत ही क्लोज फाइट होगा। लीड किसको मिल सकता है? लीड मिलने का अगर बात करें तो राजेश मेहता को लीड मिलता हुआ यहाँ पर दिख सकता है। एक तो ओबीसी चेहरा, दूसरा पिछले बार इन्होंने 17% मत पाया था, और भी लोग जुड़ेंगे, चूँकि 5 साल होता है तो क्या होता है, फील्डिंग भी उसी तरीके से लोग लगाते हैं, फिर घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, और कहीं कहीं तो उम्मीदवार का पर्सनल कांटेक्ट भी होता है जो काम कर सकता है। तो यदि इस सीट पर देखा जाए तो राजेश मेहता को लीड मिल सकता है रामचंद्र चंद्रवंशी के मुकाबले। तो ये है मेरा पूरा विश्लेषण 3 सीटों का, डाल्टनगंज, विश्रामपुर और पांकी। डाल्टनगंज और पांकी में मैंने बोला कि बीजेपी वहाँ से आगे है, एज है वहाँ पर, और मैंने ये भी बोला कि पांकी में ज़्यादा एज है। डाल्टनगंज में 5-6 हज़ार वोट से बीजेपी आगे रहेगी, 7,000 वोट तक, या 10,000 से नीचे ही। और विश्रामपुर में क्लोज फाइट में हो सकता है कि राजेश मेहता और फ्राजन मेहता ये मैच निकाल ले जाए। धन्यवाद।